हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमके चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के साथ। आज के दिन तो 5-5.5% भागते हुए देखने को मिला। शुरुआत अगेन गैप डाउन वाली देखने को मिली थी। लगभग 86 के लो तक यहाँ पे चला गया था। एंड अगर देखा गया तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी में स्टॉक फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। एंड रिसेंटली इनको सीसीपीए के ओर से नोटिस भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसका रीज़न है मिसलीडिंग एड्स। यस, सीसीपीए की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी देखने को मिल जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर ही यहाँ पे आ जाती है। सो उन्हीं ने ही फिलहाल तो ओला को यहाँ पे नोटिस भेजा है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक हम लोग को चर्चे में देखने को मिला। इनका आईपीओ भी ज़बरदस्त चर्चे में देखने को मिल रहा था। एंड बाद में देखा गया तो चर्चा नॉर्मल भी हुई थी, बट एकदम से जो तेज़ी दिखा दी थी, ठीक है, इसके चलते एकदम मतलब आप कह सकते हो काफ़ी सारे लोगों ने, आपको पता है, फोमो के चलते बाइंग यहाँ पे जो करते हैं, ठीक है, तो उनके पास अभी ओला इलेक्ट्रिक हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। फिलहाल अगर देखा गया तो आपको पता है ये कंपनी एक स्टार्टअप टाइप जैसे ही काम कर रही है। मतलब रेवेन्यू के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, जितना हो सके रेवेन्यू बढ़ाने के ऊपर। कंपनी फिलहाल प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे। वैसे तो डीआरएचपी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ों में कंपनी ने तो कुछ बोला ही नहीं फ्यूचर के बारे में, बट फिलहाल तो इतना हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू के ऊपर ही फोकस रहेगा। मतलब ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करे एंड उसके बाद प्राइस यहाँ पे बढ़ाएंगे तो फिर प्रॉफिट में यहाँ पे आ जाएंगे। ये एक बेसिक बिजनेस मॉडल यहाँ पे होता है। बट फिलहाल देखा गया तो कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो मार्केट शेयर चाहिए है वो लगातार हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एक ज़माने में 50% के आसपास था, अभी यही मार्केट शेयर 27-28% तक यहाँ पे आ चुका है। अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले मंथ में, उसके अगले मंथ में इनका मार्केट शेयर कितना रहता है करके। जिस प्रकार का माहौल हम लोग को इस कंपनी से रिलेटेड बनते हुए देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया की बात करें, अलग अलग चीज़ों की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही तो जाके खरीदेंगे। सो डेफिनेटली कंपनी के लिए पॉइंट हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। एनीवेज, कंपनी के सेल्स के आंकड़े हमें भविष्य में बता देंगे कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहे करके। वैसे तो कंपनी फिलहाल तो बड़े डिस्काउंट के साथ काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बात करेंगे टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों लगातार हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, शुरुआत तो वैसी हुई थी कि कंपनी के जो गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी, इसलिए कंपनीज ने अलग अलग सेल्स मतलब डिस्काउंट्स देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे। तब से हम लोगों को लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड उसके बाद तो अभी Q2 के अपडेट भी सामने आ गए, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्टेड नंबर भी कहते हैं। सो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 7% से यहाँ पे गिर गया। 86,000 यूनिट्स तो बढ़ाया है, बट 7% पिछले हिसाब से हम लोग को कम परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। रिटेल के सेल्स के यूनिट्स की बात करें लाख से ज़्यादा है, बट वहाँ पे भी 3% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ओवरऑल ग्लोबल लेवल की अगर हम लोग बात करें होलसेल मार्केट की, तो Q2 में लगभग 3,04,189 यूनिट्स उन्होंने इसके साथ डील किया है, बट 11% की हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं होलसेल मार्केट की बात कर ले, रिटेल की बात कर ले, डोमेस्टिक मार्केट की बात कर ले, हर जगह पे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो उनका परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो थोड़ा सा कमजोरी नजर आ रहा है। इसके पहले आप देख सकते हो लास्ट टाइम कंपनी ने जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था, उस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस अभी काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो जो ब्रोकर एजेंसीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं यूबीएस। सो यूबीएस ने अपना जो स्टैंड है वो बरकरार रखा है। सेल्स से रिलेटेड बातें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। और ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न उन्होंने यही बोला है कि यूएस ने कहा है कि चाइना देखा गया तो टाटा मोटर का जेएलआर से रिलेटेड काफ़ी बड़ा मार्केट है। एंड चाइना का मार्केट इतना फास्ट ग्रोइंग मार्केट अभी नहीं रहा है। ठीक है, वो ओवरऑल मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल कार मेकर के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड इस हिसाब से देखा गया तो उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस इनका रहेगा एंड मार्केट शेयर की अगर हम लोग बात करें तो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, लगातार वो परफॉर्मेंस डिटोरिएट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे सेल का पॉइंट सामने रखा है यूबीएस ने। और टारगेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द यूबीएस वो 825 तक एक्सपेक्ट कर रहे कि टाटा मोटर इतना नीचे आ सकता है करके। ऑलरेडी उन्होंने पहले भी यहाँ पे बोल के रखा हुआ था। सो उसी दिशा में टाटा मोटर मूव ऑन करते हुए देखने को मिल रहा है। बजाज हाउसिंग की बात करेंगे तो आज के दिन 10% ऊपर, यस्टरडे की बात करें 10% नीचे। ठीक है, तो ये हम लोगों को काफ़ी इजीली समझ में यहाँ पे आ जाता है कि बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा होता है, उस हिसाब से काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। सो मतलब बेसिकली देखा गया तो इसमें पेनी स्टॉक्स भी आ जाते हैं, ओवर वैल्यूएशन वाले स्टॉक भी आ जाते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाले स्टॉक भी आ जाते हैं, बड़े ऑर्डर बुक वाली कंपनियां जिनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं हुआ है, ये जितने भी कंपनियां होती हैं इनको मार्केट का साथ मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। मतलब अगर बाजार यहाँ पे नीचे जाता है तो यूजुअली इनके ऊपर भी हम लोग को फटाफट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है। एंड मार्केट अगर नॉर्मल हो जाता है सो वापस कमबैक हो जाता है। वैसे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस बच्चे बच्चे को पता है एकदम फैंटास्टिक कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग का ये जो टैग है आप जरूर इस कंपनी के ऊपर चिपका सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हमेशा भविष्य में चलती रहेगी, कौन सी? वैल्यूएशन। महंगा है सस्ता है, सस्ता है महंगा है, इसी का खेल हमेशा चलता रहेगा। बट कंपनी का बिजनेस एकदम ही
कमाल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल तो कंपनी 1.25 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। एंड एक लार्ज कैप कंपनी आपको सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से कितना परफॉर्मेंस देना चाहिए, यस एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, मतलब 5-6 साल में डबल के हिसाब से भी चले तो फिर ये ठीक ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ेगी, ये एक अनुमान हम लोग लगा कर यहाँ पे चल सकते हैं। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज के दिन तो सर्किट लगाए, अच्छी बात है। यहाँ पे कल के दिन भी अगर बाजार अच्छा रहेगा तो आप एक्सपेक्ट ऐसा ही परफॉर्मेंस कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आईपीओ, यस आईपीओ की बात करेंगे दोस्तों, तो फिलहाल तो माहौल ठंडा होते हुए देखने को मिल चुका है, बट कह सकते हैं अगर बाजार नॉर्मलाइज अगर हो जाता है, ठीक है, तो वापस आईपीओ की बारिश स्टार्ट यहाँ पे हो सकती है। हर कोई तेजी वाले माहौल में ही आईपीओ लाने की कोशिश यहाँ पे करेगा, क्योंकि ऐसे ही माहौल में आपको ज़्यादा पैसा बाजार में आते हुए देखने को मिल जाता है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बीच में बोला था कि एनएससी का आईपीओ यहाँ पे आने वाला है, एनएससी के ऊपर जो केस चल रहा था, ठीक है, वो क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। तो जैसे कहा कि वो केस ही सबसे बड़ी बाधा थी कि एनएससी के आईपीओ आने से रिलेटेड, जैसे वो केस हटा खबर आ गई कि एनएससी का आईपीओ हम लोग को जल्द से जल्द देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और जैसे मैंने आप लोगों को ये भी कहा कि ये जैसी ये चीज़ हो जाएगी कि एनएससी का आईपीओ हम लोग को देखने को मिलेगा, कुछ ही दिनों के बाद आपको एनएसडीएल का भी आईपीओ देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है, सेबी ने इनको भी अप्रूवल दे दिया है मच अवेटेड आईपीओ 3000 करोड़ का, कौन, एनएसडीएल का, यस एनएसडीएल का आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सारे हरी झंडी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुकी है। सो अभी देखना पड़ेगा कब आईपीओ ये लेकर अभी आते हैं करके। इसी के साथ साथ आप सीडीएसएल को भी फोकस में रख सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा सा वैल्यूएशन री रेटिंग जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे इस टॉपिक को कवर यहाँ पे किया था, जैसे कि एनएससी के साथ बीएससी को कवर किया था, सीडीएसएल एनएसडीएल को कवर किया था, मारुति हुंडई उसको भी कवर किया था, स्विगी जोमेटो को कवर किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आरबीएनएल की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन वापस 8.25% की एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। सिमिलर वे आईआरएफसी की बात करें तो 5.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब गणित एकदम साफ है दोस्तों कि जब गिरावट यहाँ पे होती है, काफ़ी सारे ऐसे निवेशक है जो डर के बारे ज़बरदस्त तरीके से माल बेचते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो एक्सेस गिरावट देखने को मिल जाती है। और ऐसे ही माहौल अच्छा होता है तो खरीदने वाले भी शायद से उसी में से ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। शेयर बाजार में चीज़ें चलना आम बात रहती है। मैंने एक पॉइंट हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि अगर आप इमोशंस को लेकर मार्केट में चलोगे, मार्केट आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करवाएगा, ठीक है। शेयर बाजार का रूल है भाई, कौन सा रूल, कि शेयर बाजार ऐसा भी चलता है, शेयर बाजार तेज़ी भी दिखाएगा, शेयर बाजार फ्लैट भी चलेगा, शेयर बाजार एक्सट्रीम तेज़ी दिखाएगा, शेयर बाजार गिरेगा भी और एक्सट्रीम गिरेगा भी, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ तेज़ी ही तेज़ी होनी चाहिए तो ये तो होने वाला है नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली आपको अच्छी लगती होंगी, बट जब प्रैक्टिकली चीज़ें होती है, पिछले 3-4 दिनों में आप लोगों ने जो भी कुछ देखा होगा, काफ़ी लोगों ने तो मतलब सन्यासी लेने की बात यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। तो ये होता रहता है, हमेशा का मार्केट का दस्तूर वैसा ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को हमेशा सिखाने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। शेयर बाजार में निवेश करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ निवेश करना, निवेश के साथ साथ यस टिकना, आप टिकोगे तो बड़ा पैसा कमा पाओगे, ठीक है। बड़ा पैसा बनता है भाई, ये हर कोई कंपनी गिरेगी भाई, जितने भी मेरे पोर्टफोलियो में कंपनीज है मुझे भी पता है भविष्य में कभी ना कभी तो गिरावट होगी, तो वो भी गिरने वाली है। सिर्फ चेक करना होता है कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। अगर पूरा मार्केट गिर रहा है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है। हाँ, अगर आपको इंडिविजुअल कंपनी में कोई गड़बड़ है तो फिर वो आपको कॉल लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई क्या करे करके। अभी पूरा मार्केट ही कोलैप्स होगा तो मतलब जैसे मैंने कल बोला, रिलायंस की 10-10% गिर गया, बाकी शेयर्स की तो हालत ही छोड़ दो, ठीक है। क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? नहीं। मार्केट का हालत खराब तो सभी की पिटाई होगी, ठीक है, उसमें कोई नहीं बचेगा। आप फिर फंडामेंटली स्ट्रांग हो वीक हो कोई देखा नहीं जाएगा, सबकी पिटाई होगी। बट अच्छी बात ये होती है कि फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक्स रिकवर करते हैं। तो ये फॉर्मूला को नोट करके रख लेना, आगे काम आने वाला है। हर वक्त ये चीज़ें इसी प्रकार से वर्कआउट होती रहती है। देन बात करेंगे इरेडा भी, इसी केस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। अगर बाजार जोरदार गिरेंगे तो ये भी गिरेंगे, भागेंगे तो थोड़ा बहुत रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। देन आखिरी पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों तो हिंडनबर्ग की बात करें तो जैसे कि काफ़ी लोगों को हिंडनबर्ग अदानी के केस के बाद ही पता यहाँ पे चल गया, ठीक है। बट हिंडनबर्ग विदेश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहता है, खास करके उनके ही कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च ये उनकी वेबसाइट है। एंड फिलहाल उन्होंने एक नया एलिगेशन लगाया है, यस एक नया पोस्ट इन्होंने लिखा है आज ही की तारीख की अगर हम लोग बात करें 8 अक्टूबर, ठीक है। तो उन्होंने जो आरोप लगाया किसके ऊपर, ये है वो कंपनी दोस्तों, रोब्लॉक्स नाम की एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेटेड मैट्रिक्स इन्होंने यहाँ पे शो किए, मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा परफॉर्मेंस इन्होंने बड़ा चढ़ा कर दिखाया, फेक नंबर्स यहाँ पे दिखाए। तो इसी चीज़ के चलते अमेरिका की कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहीं पे लिस्टेड देखने को मिल रही है। और जैसे रिपोर्ट आई अभी तो फिलहाल तो अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है, केवल 4.5%
5% डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभी 3.5 बीच में तो एकदम ही ज़बरदस्त गिरावट के साथ हम लोग को ओपनिंग होते हुए देखने को मिली थी। एंड हिंडनबर्ग ने भी, आपको पता ही है भाई, वो तो ऐसे ही थोड़ी ना दान धर्म वाला काम करते हैं, उन्होंने भी बोला भाई शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने क्रिएट की है। सो जितना नीचे जाएगा उतना उनको बेनिफिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो देख लेते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस इनका होता है। कि वैसे तो लेटेस्ट इन्होंने जिनके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी आई लर्निंग की, अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ गिर गया करके। सुपर माइक्रो की अगर हम लोग बात करें तो ये भी स्टॉक हम लोग को जबरदस्त टॉप लेवल पे भागा हुआ था, वो भी जबरदस्त नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसी चीज़ के चलते वो कमाई यहाँ पे करते रहते हैं। देन दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगली जो खबर है प्योर रिपोर्ट के जरिए है, सोर्सेज के जरिए है। किससे रिलेटेड? तो दोस्तों सेबी से रिलेटेड। सो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, अगेन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज कि सेबी के चीफ यहाँ पे शायद से बदल सकते हैं। यस, बट फिलहाल आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, सर्च फॉर द नेक्स्ट सेबी चीफ मे हैव स्टार्टेड। मतलब मे हैव मतलब शायद से हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज नए चीफ आप लोगों को शायद से सेबी के देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि अभी के जो चीफ है क्या उनको निकाला जाएगा, ये वो ऐसा वैसा। बट अगर एक्चुअल में अगर चीज़ें देखी जाए दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हर किसी का एक टर्म होता है, पीरियड ऑफ टर्म होता है, टेनियर होता है। सो उनका वो टेनियर हम लोग को फेब में खत्म होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो हाँ, वो रिन्यू भी हो सकता है, बट अगर रिन्यू नहीं हुआ तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए शायद से ये सर्च कंडक्ट किया जा रहा है, किसी नए व्यक्ति को लाया जाएगा, ऐसी बातें चल रही। बट मेजर इसमें इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है? सोर्सेज के जरिए। अगर ऑफिशियली खबर आ गई तो बाद में हम लोग मैं ही आप लोगों को वापस कवर करके यहाँ पे बता दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।